हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आरआरबी जेईई के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप उसका प्रिपरेशन कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्या सही अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, इधर-उधर आपको भटकना ना पड़े। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो जाएँगे। और साथ-साथ हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कुछ सब्जेक्ट को देखेंगे कि अभी आपको कौन से सब्जेक्ट लेके चलने हैं और कौन से सब्जेक्ट अभी छोड़ देने हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्वेरी रहता है वो एग्ज़ाम डेट को लेकर रहता है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा इसका। तो एक बात मैं यहाँ पर फाइनल कर दे रहा हूँ कि अभी जब तक रेलवे का कैलेंडर कोई नहीं आएगा, रेलवे का कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई भी एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम डेट नहीं बता सकता है। इतना बात तो आप लोग पता रखिए, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा कंपेयर कर लेते हैं कि जब 2018 और 19 में जो वैकेंसी आया और 2024 में जो वैकेंसी आया, तो इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, क्या संभावित एग्ज़ाम डेट हो सकता है, उसके बारे में हम देख लेंगे। तो जब 2018-19 में वैकेंसी आया था, जो उसका फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ था, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2018, ठीक है? और यहाँ पर जो 2024 में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ 30 जुलाई 2024, ठीक? और इसका सीबीटी 1 कब हुआ था, यह देखेंगे। उसके बाद सीबीटी 2, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आया था। सीबीटी 1 हुआ था इसका 22 मई को, 22 मई 2019 को, और सीबीटी 2 हुआ था 28 अगस्त 2019 को, और फाइनल रिजल्ट 1 नवंबर 2019। तो फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग डेट और सीबीटी 1 के बीच जो गैप था वो 5 मंथ का था, 5 मंथ में। तो उसके बाद सीबीटी 1 होने के बाद सीबीटी 2 3 मंथ में हो चुके थे। तो उस हिसाब से यदि अनुमान लगाया जाए एक अप्रोक्स डेट का, तो मिनिमम आपको जैसे जुलाई में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ 2024 में, तो 5 मंथ लेके चलेंगे तो आपका दिसंबर 2024, और 2 महीना तो बीत चुका है, तो यहाँ पर आपको 3 मंथ बचते हैं अप्रोक्स। तो लगभग मिनिमम तो इतना समय तो आप लोग के पास है ही। और इससे यदि सीबीटी 1 का मिनिमम इतना समय तो है ही आपके पास। हाँ, यदि डेट और आगे बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, सबके लिए डेट बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ेंगे तो सबके लिए नहीं बढ़ेंगे, सबके लिए समान होंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम डेट के बारे में उतना सोचना नहीं है, आप लोग एक अनुमान लगा लीजिए कि मिनिमम 3 मंथ का समय तो है ही, ठीक है? ये तो हो गया एग्ज़ाम डेट के बारे में। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जैसे आप लोग को पता होगा कि इसका जो है सीबीटी 1 है और सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। मैथ 30 मार्क्स, रीजनिंग 25, जनरल साइंस 30 और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, ओनली 15 मार्क्स। अब सीबीटी 2 में देखते हैं, टेक्निकल, कंप्यूटर, फिर इसमें भी जनरल साइंस है, ठीक है? और उसके बाद टेक्निकल, कंप्यूटर, जनरल साइंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अब इस जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन है, ठीक है? और यहाँ के जनरल साइंस में क्या है, यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ठीक है? तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में अच्छा खासा जो वेटेज है साइंस का, लेकिन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बायोलॉजी और इन्वायरमेंट और पोल्यूशन ये दोनों का डिफरेंस है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, ठीक है? यहाँ पर टेक्निकल सीबीटी 2 में 100 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, जनरल साइंस इससे 15, इससे 10, टोटल इससे 25 और जनरल अवेयरनेस फिर इसमें 15 मार्क्स, ठीक है? तो अभी आपको सीबीटी 1 के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ पर, रीजनिंग पर, जनरल साइंस पर। जनरल अवेयरनेस को अभी उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस का कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले लिए और बैठ गए पढ़ने के लिए, बहुत सारा समय उसमें चला जाएगा, ठीक है? तो इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ना है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यदि बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और अंत में करेंट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जनरल अवेयरनेस से। पूछे जाएंगे मात्र 15 मार्क्स, और यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा, 25 प्लस कर सकते हैं। मैथ में, रीजनिंग में 25 में 25 भी कर सकते हैं। जनरल साइंस में 20 प्लस 25 प्लस आराम से कर सकते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस में कितना पढ़ लीजिएगा तो ये इसमें थोड़ा मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो जाता है।
तो इसको पूरे छोड़ नहीं देना है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें पढ़नी है ताकि आपको सीबीटी 2 में भी मदद मिल सके, इसको आप कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको अभी के लिए क्या पढ़ना है। अभी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ने हैं मैथ, उसके बाद रीजनिंग पढ़ने हैं, जनरल साइंस पढ़ने हैं, ठीक है, और उसके बाद टेक्निकल पढ़ने हैं, और अंत में जो है आपको पढ़ने हैं जनरल अवेयरनेस थोड़े-थोड़े। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। टेक्निकल अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा सीबीटी 2 में, क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब टेक्निकल क्यों पढ़ना पड़ेगा अभी से इन सभी सब्जेक्ट के साथ-साथ? रीज़न ये है कि अभी एसएससी जेईई का सीबीटी 2 होने वाले हैं, मेंस एग्ज़ाम होने, अभी एसएससी जेईई का जो मेंस होने वाले हैं उसमें 10,000 प्लस स्टूडेंट बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें सिलेक्शन होगा 1,000 स्टूडेंट का, और बाकी 9,000 स्टूडेंट में से सभी स्टूडेंट जो है फॉर्म भरे होंगे, अरबी लगभग सभी भरे होंगे, वो एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर ये लोग का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन ये लोग का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका मैथ रीजनिंग अभी कंप्लीट नहीं है। तो आप जो है मैथ भी, रीजनिंग भी और टेक्निकल भी साथ-साथ लेके चलिए। अब सवाल आता है टेक्निकल में कौन-कौन सब्जेक्ट अभी पढ़े और अभी छोड़े, ठीक है? देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। टेक्निकल में जो आपके पास सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे बात करते हैं बीएमसी, सॉइल, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग हो गई, उसके बाद एनवायरनमेंट हो गई, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद फ्लूइड, सोम, आरसीसी, स्टील, हाईवे, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, और सर्वे। इतने सब कोर सब्जेक्ट अभी से आपको ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आरआरबी जेईई के सिलेबस में जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उसको अभी छोड़ देने हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, उसको छोड़ने हैं। उसके बाद कैड अभी नहीं पढ़ना है इसको, ठीक। सीबीटी 2 में इसको आप पढ़िएगा। सीबीटी 1 में जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो एसएससी जेईई या अदर जेईई की तैयारी करते हैं तो उस समय में जो बनाते हैं, उसको भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जो टोटल आपको कैसे क्या पढ़ना है सीबीटी 1, सीबीटी 2 के सिलेबस को देखते हुए। और जनरल साइंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे वो सीबीटी 2 हो, ठीक है। और आपको पता है कि सीबीटी 1 है क्वालिफाइंग नेचर और सीबीटी 2 है मेरिट, मेरिट बनेंगे इस पे। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इसमें जो है इसका फिर अलग कट ऑफ बनेंगे हर एक डिपार्टमेंट। कोई बढ़िया डिपार्टमेंट है, टॉप डिपार्टमेंट है, तो उसके कट ऑफ हाई जाएंगे सीबीटी 1 के लिए। अगर उसमें उस डिपार्टमेंट में आप सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सीबीटी 2 में कितना मार्क्स लाइएगा तो वो डिपार्टमेंट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में बात की, उसके बाद सिलेबस के बारे में बात की, उसके बाद आपको क्या-क्या पढ़ने हैं उसके बारे में बात की। आप पढ़ेंगे कहाँ से? क्या-क्या बुक फॉलो करेंगे? तो याद रखिए टेक के लिए, टेक्निकल के लिए यदि सिविल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है तो टेक्निकल के लिए आप आरआरबी जेईई के पीवाईक्यू क्वेश्चन लीजिएगा। उसके बाद वाईसीटी का एई जेईई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बुक इनफ है टेक्निकल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया टेक्निकल के लिए। बाकी मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए क्या कीजिएगा, कोई भी पीवाईक्यू बुक उठा लीजिएगा। कोई भी पब्लिकेशन का, कोई पब्लिकेशन हो सकता है, जैसे किरण है, अदर बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं। लेकिन हाँ, उसमें देखिए कौन-कौन से क्वेश्चन होने चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी, इसके सभी पीवाईक्यू होने चाहिए। आरपीएफ के होने चाहिए, एनटीपीसी के होने चाहिए उसमें पीवाईक्यू। उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन के होने चाहिए। और उसके बाद आरआरबी जेईई के, ये आरआरबी जितने भी कंडक्ट करवाए हैं टीसीएस हाल ही के एग्जाम में, सभी पीवाईक्यू होने चाहिए ऐसे बुक। जनरली कोई भी पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा तो आपको सभी उसमें इंक्लूड रहते हैं, मिल जाएंगे। कुछ ज़रूरी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे अभी, कि जो फ्रेशर हैं और जो तैयारी कर रहे हैं,
या एग्ज़ाम दे चुके हैं, 1-2 साल हो गया वो प्रिपरेशन करने की, या कोई भी स्टेट जेईई या एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को मैं एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप कोचिंग जाइए, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए और शुरू से पढ़िए, चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन आप फ्रेशर नहीं हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, या अदर कोई स्टेट जेईई की एग्ज़ाम दे चुके हैं आप, तो आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है कोई भी ऑनलाइन, मेरा जो सजेशन है। अब इसमें रीज़न ये है कि मान के चलिए कि यदि आप टेक्निकल के कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, टेक्निकल के कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे सोम उठा लीजिए, सोम में अब जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, तो हालांकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक, लेकिन जैसे कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कीजिएगा उसमें टेक्निकल पढ़ा रहा है, जैसे सोम ही शुरू किया, अगर वो चैप्टर शुरू किया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो वो सभी को पढ़ाएंगे और इसमें जो है 2 से 3 घंटा आपका ले लेंगे। लेकिन आप फ्रेशर नहीं हैं, आप चीज़ों को पढ़े हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ आप लोग को आ रहा है, तो इसमें समय क्यों गँवाना है हमें? आपको आपकी कमज़ोरी पता है कि हमें किस टॉपिक में, किस चैप्टर के किस टॉपिक में दिक्कत है। जहाँ भी आपको दिक्कत आता है, उस टॉपिक को यूट्यूब या गूगल से सर्च कीजिए, 5 से 10 मिनट में जो है उस कॉन्सेप्ट को सही से समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, यदि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोई ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ चुके हैं, उसमें जो है आप 2 से 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे गँवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके फ़ायदे की बात नहीं है। हाँ, जो फ्रेशर है वो कोचिंग जाइए, उसको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप तैयारी कर चुके हैं तो इन गलतियों से थोड़ा-सा बचिए, क्योंकि टीचर को नहीं पता है कि आपको कमज़ोरी कहाँ है, कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है अपनी कमज़ोरी का, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, जिस टॉपिक में दिक्कत आता है, उस टॉपिक में तुरंत उसको सर्च करके यूट्यूब से अपना कॉन्सेप्ट को सही से समझिए, ठीक है? तो ये जो है फ्रेशर और जो तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में था, कुछ ज़रूरी बातें। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम का माइंडसेट के बारे में। एग्ज़ाम माइंडसेट, ठीक है? एक बात याद रखिएगा, आरआरबी जेईई में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नेगेटिव मार्क्स, 1/3 नेगेटिव है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदर एग्ज़ाम में प्री में 1/4 नेगेटिव रहते हैं, लेकिन आरआरबी जेईई में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में जो है 1/3 नेगेटिव है, तो आपको इसको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम माइंडसेट का मतलब यह है कि कोई भी एग्ज़ाम यदि आप बैठेंगे, उसमें 55 से 60 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन, उसके बाद वाले 20 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन सेट रहता है। ये जो 55 से 60 क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपसे बन जाएंगे। अगर इसमें यदि आप गलत करते हैं तो आप वो एग्ज़ाम से दूर हट जाते हैं, एग्ज़ाम से कंपटीशन से दूर भाग जाते हैं, ठीक है? उसके बाद वाले जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आप मेहनत किए हैं, जो आप टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज दिए हैं, रिवीजन किए हैं, उससे ये क्वेश्चन बनेंगे, और यही जो है कट ऑफ डिसाइड करता है, सिलेक्शन डिसाइड करता है। और बाकी के 20 क्वेश्चन, उसके बाद वाले 20 क्वेश्चन, वो बहुत लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, तो वह टेस्ट सीरीज और रिवीजन से ही आएगा, ठीक है? ये दोनों पोर्शन जो है आपका सिलेक्शन वाला, और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, और टेस्ट सीरीज और रिवीजन से आना पड़ेगा। तो आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन से नहीं भागेंगे, तैयारी यदि आप शुरू करें तो कोई बात नहीं, अभी से जो है तैयारी करते वक्त ही जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या फुल लेंथ टेस्ट यदि दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, देना शुरू करेंगे, ठीक है? ये कुछ ज़रूरी बात था। तो आपको देखिए एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी करते हैं, आरबी जेईई की तैयारी कीजिएगा, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसका आपके पास नोट्स होने चाहिए, और कोई एक हैंडबुक होना चाहिए। नोट्स प्लस हैंडबुक आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप रेगुलर टेस्ट देंगे, और टेस्ट देने के साथ साथ उसको छोड़ना नहीं है, एनालिसिस भी करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टेस्ट टेस्ट देने से ज़्यादा एनालिसिस इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें पता चलेगा आप किस पोर्शन में वीक हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद रिवीजन मल्टीपल टाइम,
जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे मल्टीपल टाइम, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रिवीजन का महत्व को पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप लोग इस वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई और अदर स्टेट जेईई के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, मैं अपना अनुभव शेयर करते रहता हूँ आप लोग के साथ में। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी जितना भी मदद हमसे हो सकता है मैं वहाँ पर करता हूँ। तो आपके कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।